बच्चों, आज हम थ्योरी ऑफ क्लोथिंग के बाद बात करेंगे सिविलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग। कल हमने जिन सिद्धांतों की चर्चा की थी वस्त्र विकास के संदर्भ में, ये सारे के सारे विचार या सिद्धांत संस्कृति के और समय के विभिन्न युगों और चरणों से होते हुए वर्तमान तक पहुँचे हैं। वस्त्रों की सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो मनुष्य जगत की सभ्यता का विकास जैसे जैसे हुआ, उसके साथ वैसे वैसे ही वस्त्रों की सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता कोई भी मानव सभ्यता जब विकसित होती है तो वो अपने साथ में अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी उत्पादकता, अपने रहने सहने, खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तरीके, अपने विचार, संस्कार, बहुत सारी दृश्य और अदृश्य चीज़ों को अपने साथ लेकर चलती है। इसीलिए हम देखते हैं हर काल और परिस्थिति की संस्कृति, पहनावा, खान पान, विचार, आचार सब अलग अलग रहे हैं। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो क्रमबद्ध तरीके से विकास की हर काल में, हर अवस्था में विकसित होते रहे हैं, जिनमें कभी उतार आया, कभी चढ़ाव आया। वस्त्रों की सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय वस्त्रों की सभ्यता को मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल में सिंध नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता से संबंधित थी और ये सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है जब मानव ने एक समाज के रूप में अपने आप को विकसित किया। उसके बाद हम आते हैं वैदिक युग पे। वैदिक युग सिंधु सभ्यता के बाद जो युग आया उसे हम वैदिक युग कहते हैं। यह भारतीय सभ्यता का मुख्य चरण माना जाता है। इस चरण में आर्यों का प्रभाव प्रमुख रूप से देख सकते हैं। तीसरा आता है मौर्य काल। मौर्य काल यानी मौर्यन पीरियड जो है, उसको हम आर्यों के बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को पार करके जो भारत आए थे वो थे मौर्य। तो मौर्य काल में कैसे कैसे वस्त्रों का विकास हुआ, इसको हम देखेंगे। उसके बाद आता है कुषाण युग। कुषाण युग में बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला पर ध्यान दिया गया था, मगर फिर भी कुछ प्रभाव वस्त्रों पर भी आया। कुषाण युग के बाद आता है गुप्त काल यानी गुप्त पीरियड। इस युग में भी राजाओं महाराजाओं ने अपने कला और संस्कृति के हिसाब से परिधानों को विभिन्न तरीके से परिवर्तित किया। उसके बाद में आता है मुग़ल काल। मुग़ल काल का भी काफ़ी लंबा टाइम रहा इंडिया में, सभ्यता में। इसके दौरान भी बहुत सारे पारसी और मुगलिया कालीन के आभूषण और विभिन्न तरह के वस्त्र परिधान, वर्क और हैवी एम्ब्रॉयडरी, जारदोजी वगैरह के परिचलन में आए। उसके बाद हम आते हैं आधुनिक भारत ब्रिटिश काल पर। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज़ों ने भारत पर एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आकर अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो उनके साथ साथ उनकी कला संस्कृति या उनके जो पहनावा, आचार विचार था वो भी भारत में, भारतीय समाज में आए। और जो लोग उस समय उनके साथ में ज़्यादा उनके साथ टच में रहते थे, या उस समय जो भी भारतीय ब्रिटिश में पढ़ने जाते थे या उन फैमिलीज़ के साथ में उनकी उठ बैठ थी पॉलिटिकली या राजघरानों के रूप में, तो उन महिलाओं, उन बच्चों पे और उन पुरुषों के वस्त्रों पर ब्रिटिश काल का भी प्रभाव साफ परिलक्षित होता है। सबसे लास्ट में आज़ादी के पहले से, जब से आज़ादी का गदर शुरू हुआ तब से लेकर के आज दिन तक मॉडर्न इंडिया का इरा कहलाता है। मॉडर्न इंडिया में आज़ादी के दौरान हम देखें तो बहुत सारे परिवर्तन हुए वस्त्रों में। ब्रिटिश या
विदेशी वस्त्रों की बहिष्कार भी किया गया। देशी वस्त्रों को प्राथमिकता दी गई। चरखे का और हाथ के बने हुए वस्त्रों का बहुत ज़्यादा स्वदेशी के रूप में प्रचार प्रसार और उपयोग हुआ, जो आज तक अनवरत जारी है। वर्तमान तक आते आते, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ इन सब चीज़ों में, और आज ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी जगह एक जैसे परिधान भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद भी भारत की अपनी जो पारंपरिक पोशाकें हैं, सभी जगह की, सभी स्टेट्स की, प्रांतों की, धर्मों की, वो अपना अस्तित्व आज भी बनाए हुए हैं। अब इनको हम एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी वैदिक काल। वैदिक काल की जब हम बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो यह सबसे प्राचीन काल की सभ्यता है, और प्राचीन काल में जीवन का मुख्य स्रोत पानी होता था या जल होता था। तो जहाँ जहाँ नदियाँ थी उनके किनारे किनारे ही मनुष्य ने अपनी आबादी या समाज को विकसित किया, जो कालांतर में प्रकृति के गर्भ में विलुप्त हो गई थी। सिंधु नदी, यह सभ्यता पुनः वर्तमान युग के समय में अवशेषों के रूप में सामने आई, जो पंजाब से लेकर हिमालय के क्षेत्र तक मानी जाती है। 1806 ईस्वी में इस सभ्यता के आधार को तलाशने का कार्य किया गया, जब रावी नदी के पास प्रथम रेलवे ट्रैक का निर्माण आरंभ हुआ। इसके बाद 1921 में इस कार्य को पुनः शुरू किया गया, जब सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित क्षेत्र को खुदाई के लिए चुना गया। यह क्षेत्र सिंधु घाटी से 400 मील तक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यह क्षेत्र ईसा पूर्व 3000 ईस्वी में आबाद माना गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और खाड़ी क्षेत्र तक इसका फैलाव है। यही सभ्यता पर्शिया, इजिप्ट आदि क्षेत्रों में भी पाई गई है। पर्शिया और इजिप्ट में मिली सभ्यता के बारे में लिखित एवं संतोषजनक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी इसी सभ्यता के अवशेषों के रूप में कंकाल, बर्तन, तांबे और मिट्टी के बने देवी देवता, प्रसाधन सामग्री, पत्थर, जानवरों के चिन्ह, उनके अंश मुख्य रूप से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो की खुदाई में वस्त्रों के टुकड़े नहीं मिले, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्रों के विकास का अध्ययन नहीं किया जा सका। परंतु इस घाटी के अवशेषों में फिरकी और फिरकी को चढ़ाने वाले संयंत्र मिले। फिरकी यानी शटल, जिसे हम कहते हैं आज के टाइम में, जो लूम में चढ़ाई जाती है वीविंग के लिए, तो शटल और शटल के अवशेष और शटल को चढ़ाने वाले संयंत्र उसमें मिले। परंतु इस घाटी के अवशेष इनके आधार पर कपास और ऊन की कताई होने का क्रम माना जाता है। जो शटल के द्वारा जो काम हुआ उसमें ऊन और कपास का डेवलपमेंट इस दौरान माना जाता है। इसके अतिरिक्त चट्टानों और पत्थरों पर खुदे हुए मानव चित्रों और मिट्टी के बने मानव आकारों पर कुछ वस्तुएं इस प्रकार से परिलक्षित होती हैं कि उनका पहनावा स्पष्ट दिखाई देता है, यानी जिनमें आदमी 2 प्रकार के वस्त्र प्रमुख रूप से पहने हुए, शॉल जैसा वस्त्र जो दाएं कंधे पर पहने हुए दाईं बाजू को पूरी तरह ढकता है और बाएं हाथ और बाईं बाजू को खुला दर्शाता है। दूसरा शरीर से चिपका हुआ वस्त्र जो धोती के समान दिखाई देता है। कुछ मनुष्यों के चित्र वस्त्र विहीन व कुछ ने शेर की खाल पहन रखी है। कुछ मूर्तियों में घुटने से नीचे तक के वस्त्र पहने दिखाया गया है, जबकि कुछ मूर्तियों में लॉन्ग स्कर्ट जैसे वस्त्र को दर्शाया गया है, जिसे कमर पर रस्सी से बांधा गया है। इस रस्सी को मेखला कहा जाता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति को विभिन्न नारी मूर्तियों में देखा जा सकता है, जिसमें नारी ने कमर में ऐसा वस्त्र पीछे की तरफ लंबा और आगे की तरफ छोटा दिखाया है। औरतों में जैसी संरचना को पीछे की तरफ पहना हुआ है, जो आगे आकार बो द्वारा बांधी गई है। कुछ स्त्रियों ने हाथों और सीने पर घड़ी जैसे संरचना को भी पहना हुआ है। वस्त्रों की कॉलर कसी हुई है, जिसमें धातु की संरचनाएं लगी हुई हैं। तो ये इस तरह के काफ़ी सारे वस्त्र मानव मूर्तियों में या मानव चित्र जो उस समय के मिले उनमें दिखाई देते हैं, जिससे ये हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि उस समय वस्त्रों का विकास था, वस्त्र निर्माण था और वस्त्र पहने जाते थे। प्राचीन युग में मोहनजोदड़ो के समय योगी या साधु जैसी व्यक्ति का आकार भी दर्शाया गया है, जिसमें एक कंधे
को ऊपर, एक कंधे के ऊपर से गिरता हुआ शॉल पहना गया है। ये शॉल ट्रायल या 3 पत्ती के डिज़ाइन से सजाया हुआ है, ट्रिफॉइल या 3 पत्ती के डिज़ाइन से सजाया हुआ था, जो बाएं हाथ के नीचे से निकलकर दाएं हाथ और कंधे को ढकता हुआ प्रतीत होता है। इन आकृतियों में बालों को बीच में से विभक्त किया गया है और माथे पर एक बुनी हुई पट्टी बांधी गई है। शॉल में तिपत्तियां डिज़ाइन के बाद बचे हुए स्थान को विभिन्न रंगों से भर दिया गया था, जिससे वस्त्र रंगीन और आकर्षक लगता था। यह शॉल पवित्रता और धार्मिक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता था। यह शॉल आज भी इन देशों में स्वर्गीय शरीरों को प्रदर्शित करता है। यह शॉल हड़प्पा की खुदाई की मूर्तियों में भी दर्शाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले उपरोक्त सभी अवशेषों के आधार पर सभी मूर्तियों के ऊपर जो वस्त्र विन्यास दिखाया गया है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं इस सभ्यता में मनुष्य कॉटन और ऊन की रंगाई, कताई, बुनाई की कला जानता था, क्योंकि इसके अवशेषों में रंग बनाने वाले, रंग करने वाले बर्तन और उपकरण भी प्राप्त हुए और बैंगनी रंगों में रंगा हुआ कपड़ा भी पाया गया। इसलिए ये माना जाता है कि बैंगनी रंग मेडल प्लांट से प्राप्त किया गया था और उसका उपयोग उस समय बहुतायत में होता था। प्रत्यक्ष कोई वस्त्र नहीं मिले, मगर इंडस वैली में हम देखें तो हमें बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ, बहुत सारे ऐसे चित्र मिले जिनमें वस्त्र विन्यास को शरीर के ऊपर बहुत अच्छे से दर्शाया गया था, अलग अलग तरीके से। तो वस्त्रों का विकास उस समय शुरू हो चुका था। उसके बाद आता है वैदिक युग, जो भारतीय सभ्यता का मुख्य चरण माना जाता है। वह वैदिक काल है, जब आर्य भारत में आए और ईसा से पूर्व 1000 ईस्वी में द्रविड़ों के साथ यहाँ बसे थे। आर्य लंबे, श्वेतवर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। ये लोहे के वस्त्र और अंगरखे काम में लेते थे और घोड़ों की सवारी करते समय लोहे के वस्त्रों का उपयोग और शस्त्रों का उपयोग करते थे। द्रविड़ और अन्य कमज़ोर मनुष्यों को नियंत्रित करने के लिए शस्त्रों का उपयोग इनके द्वारा किया जाता था। उत्तरी भारत में आर्य एक बार रुकने के बाद वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में लग गए, जिनकी शुरुआत द्रविड़ों के द्वारा की गई थी, और अंत में आर्य भारतीय मूल के प्राण हो गए और छोटे छोटे राज्य व समूहों में बंटकर सिंधु घाटी से यमुना तक फैल गए। आर्यों के विकास के बाद धार्मिक शास्त्रों के रूप में ऋग्वेद पहली बार ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईस्वी के बीच लिखा गया। इसमें 1028 प्रकार के श्लोक थे। इन श्लोकों में देवता इंद्र का गुणगान किया गया, जिसके अंतर्गत योद्धा राजाओं ने सफ़ेद हाथी ऐरावत और हाथी दांत से बने अस्त्रों के युद्ध को वज्र युद्ध कहा गया। वरुण, अग्नि, सूर्य आदि अन्य वैदिक देवता माने गए। ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भी लिखे गए, जिनमें विभिन्न जादू और त्याग के उद्देश्य दिए गए। ऋग्वेद संस्कृत भाषा का प्रथम वेद माना गया है, जो भारतीय और यूरोपीय भाषा का मेल था तथा जिससे विभिन्न आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ। इस काल में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न और उन्नतिशील काल था। मनुष्य विभिन्न व्यावसायिक कार्य करते थे, जैसे कताई, बुनाई, धातु मिट्टी से बर्तन का निर्माण, लकड़ी के औजार का निर्माण, चमड़े के काम और मछली और जानवरों के शिकार व्यवसाय भी प्रमुख थे। बुनकर सूती वस्त्रों का निर्माण और रंगाई छपाई करते थे। वैदिक साहित्य में बुनाई के स्पष्ट लेख मिलते हैं। इनमें बुनकर औरतों को टोटो और विजयश्रीस कहा जाता था और सूती वस्त्रों को वास वस्त्र और वसना के नाम से जाना जाता था। वास और वसना संस्कृत शब्द है, जो आर्यकाल में वस्त्रों के लिए उपयोग में लिए जाते थे। वैदिक साहित्य में भारतीय लोगों के विभिन्न परिधानों और वस्त्र संबंधी रुचियों को लिखा गया है। ऋग्वेद के अनुसार निम्न परिधान प्रमुख हैं: वासा यानी लोअर गारमेंट, अधिवासा यानी अपर गारमेंट, नीवी यानी भीतर पहने जाने वाले वस्त्र या अंतर वस्त्र जिनको हम कहते हैं। फिर है वर्णसूत्र, एक प्रकार का ऊनी धागा जो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच भेद करता था, उसे हम वर्णसूत्र या जिसे आज के समय में जनेऊ कहते हैं। इसके अलावा हिरण और चीते की खाल योगियों द्वारा पहनी जाती थी। इसके अलावा एक बुना हुआ वस्त्र पहना जाता था जिसे अटकल कहा जाता था
और जो टाइट फिटिंग का होता था। इस युग में वस्त्रों के ऊपर से एक प्रकार का आवरण या लबादा पहना जाता था जिसे ड्रापी कहते थे। नर्तकियां विशेष प्रकार के महंगे और कढ़ाई वाले वस्त्र पहनती थीं। उस समय दुल्हन द्वारा विवाह समारोह में पहने जाने वाले वस्त्रों को वधुआ कहते थे। इस काल में औरत और आदमी दोनों सिर पर पगड़ी पहनते थे जो सूती कपड़े की या चंदन की या ऊनी कपड़े की बनी होती थी। इसके अलावा सूती, ऊनी और सिल्क के वस्त्रों पर रंगाई के साथ कढ़ाई भी की जाती थी। इस काल में कंबल और छतरी का उपयोग भी होता था। ऋग्वेद के एक श्लोक में बुनाई की कला का विवरण मिलता है जिसके अनुसार अग्नि देवता कहते हैं कि मैं सूती और ऊनी वस्त्र नहीं पहन सकता और ना ही किसी बुनाई को जानता हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि ओस की देवी उषा अपनी किरणों के साथ मिलकर वस्त्र बुनने का काम कर रही है। बहुत ही अच्छी और प्राकृतिक उपमा के साथ वस्त्र निर्माण की कला को इसमें दर्शाया गया है। एक अन्य श्लोक के अनुसार रात और दिन अपने अंधेरे और प्रकाश के संसार के ऊपर इस प्रकार फैलते हैं मानो दो बुनकर औरतें मिलकर परिधान का निर्माण कर रही हों। ये भी बहुत सुंदर उपमा दी गई है परिधान निर्माण की, जहाँ प्रकाश और अंधकार को संसार के वस्त्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इजिप्ट और चीन बुनाई के क्षेत्र में उस समय प्रथम स्थान पर थे और भारत भी उनके बराबर ही माना जाता था। बाकी देशों में धागे को बुनाई के द्वारा आपस में फंसाकर डिज़ाइन बनाए जाते थे, जबकि भारत में बने वस्त्रों पर रंगाई, छपाई, कढ़ाई की जाती थी। यानी उस समय तक भारत में वीविंग में डिज़ाइन नहीं थे। प्लेन वीविंग करके प्लेन वस्त्र के ऊपर रंग के द्वारा या छपाई यानी प्रिंटिंग के द्वारा या एम्ब्रॉयडरी के द्वारा डेकोरेशन करके डिज़ाइनिंग की जाती थी। इसके कारण भारतीय वस्त्रों में विभिन्नताएं और अनोखापन आता था, परंतु नमी और गर्मी के वातावरण व विभिन्न कीड़ों के कारण भारत किसी भी प्राचीन वस्त्र को संग्रहित करके नहीं रख पाया, क्योंकि हम देखते हैं ऊनी तंतु प्रोटीन तंतु है और सूती तंतु जो है वो सेलुलोजिक तंतु है, और दोनों ही एडिबल हैं यानी जानवरों द्वारा खा सकने वाले या ख़त्म होने वाले तंतु हैं, और नेचुरली डिग्रेडेबल भी हैं, यानी प्रकृति या मिट्टी में अगर उनको हम दबा देते हैं तो कुछ समय बाद वो मिट्टी या प्रकृति में मिल जाते हैं, उनका अलग से अस्तित्व नहीं रहता। और यही एक शायद बड़ी वजह थी कि प्राचीन काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन में और वैदिक काल में भी जो भी वस्त्र काम में लिए जाते थे वो मेनली नेचुरल फाइबर थे। नेचुरल फाइबर यानी वो सिल्क, वुल और कॉटन थे, और उनकी रंगाई भी नेचुरल तरीके से की जाती थी। पर क्योंकि ये प्रोटीन और सेलुलोजिक फाइबर होते थे तो एडिबल थे, और कीड़ों द्वारा, फंगस द्वारा इनको खा लिया जाता था नमी की अवस्था में, तो कोई भी सभ्यता इनको संग्रहित करके उस समय से अब तक नहीं रख पाई। इसके बाद जो नेक्स्ट मौर्य काल है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे पढ़िए, देखिए, इंटरनेट पर इसको थोड़ा और डिटेल में सर्च कीजिए, आपको उसमें पिक्चर्स भी मिलेंगी। PDF में इसके नोट्स आपको भेजे जा चुके हैं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।